जद्दोजहद थी। अच्छा, तो उसमें प्रशासन क्या सरकार के साथ मिला हुआ था क्या? तो प्रशासन तो सरकार का होता ही है। अच्छा। आज की तारीख में तो प्रशासन जो है सरकार के इशारे पे काम करता है। अच्छा। जो के खिलाफ जो है मुकदमा चला दो, किसी के को पुलिस पकड़ के बंद कर देती है, किसी को गरीब को न्याय नहीं मिल पा रहा है, तमाम ऐसी परिस्थितियां। 2016 में जब स्वर्गीय मुलायम सिंह जी थे उस समय तक, तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर अखिलेश जी में और मुलायम सिंह जी में विवाद चल रहा था, जो कि मंच पर तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। तो उस समय आपने मुलायम सिंह जी का समर्थन किया था या अखिलेश जी का? कहा जा रहा है कि योगी जी जो हैं हमारे यूपी के मुख्यमंत्री, तो उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला है, बुलडोजर का फॉर्मूला। क्या वो सही है? तो जो बड़े बड़ी बाहुबली हैं उनके ऊपर अगर ये हो रहा है उनके साथ, तो इसमें कोई गलत चीज है या सही चीज है? नहीं, देखिए बाहुबली आपने या किसने कैसे तय किया? किसी को बाहुबली कह दो। अच्छा। बाहुबली आपराधिक कोई मामले अगर किसी के दर्ज हो तो? बाहुबली की कोई परिभाषा थोड़ी है। अच्छा। आप किसी को बाहुबली बना दीजिए, बाहुबली बना करके उसके खिलाफ कार्रवाई कर दीजिए। जीवन का सबसे पहला चुनाव कौन सा लड़ा था? देखिए हम जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में सक्रिय हुए थे, तो संगठन का काम करते हुए जब यहाँ राजनीति में कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और झांसी जनपद में एक मंत्री के रूप में राजा समथर जो बहुत ही प्रभावशाली नेता थे और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री थे, उनका बड़ा दबदबा था यहाँ। अच्छा। तो उनके खिलाफ कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होता था और उन्होंने उस समय जब सन 77 में इमरजेंसी के बाद इलेक्शन हुआ, सारे लोग हार गए, यहाँ तक कि इंदिरा गांधी भी हार गई। अच्छा। उस समय राजा रणजीत सिंह जूदेव अपने क्षेत्र से चुनाव जीते थे। अच्छा। तो उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा था। तो माननीय मुलायम सिंह यादव ने कहा कि भाई इन मजबूत लोगों के खिलाफ हमें अपने लोगों को चुनाव लड़ाना है। अच्छा। और उन्होंने हमसे राजा समथर के खिलाफ चुनाव लड़ने का आदेश दिया और उनके आदेश पे हम उनके खिलाफ चुनाव लड़े, लेकिन हम चुनाव हार गए। अच्छा। और हारने के बाद जो है फिर लेकिन हमने संघर्ष किया वहाँ से। जैसे बुरा तो लगा होगा कि पहला चुनाव जीवन का और हार गए? नहीं, बुरा लगने की कोई ऐसी बात नहीं थी। अच्छा। हम लोग तो संघर्ष कर रहे थे बहुत तेजी से। तो चुनाव हम लोग भी पहले से भी इस बात को जानते थे कि जब इतने प्रभावशाली, इतने मजबूत व्यक्ति के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम जा कर के चुनाव लड़ें और हम जीत जाएं। लेकिन हम फिर उसके बाद 93 में भी चुनाव लड़े और उसमें भी हम 400 वोट से चुनाव हार गए। अच्छा, दूसरी बार? हाँ, 400 वोट से। 400 वोट से। हाँ, लेकिन उस समय कुछ दौर ऐसा था कि 5 वर्ष में 3 बार चुनाव हो गया था। 5 वर्ष में 3 बार? 3 बार चुनाव हो गया। सत्ता परिवर्तन हुई? हाँ, एक साल की सरकार रही। एक साल करीब 13 महीने माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री रहे। फिर इसके बाद करीब लगभग 1.5 साल के लगभग कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। फिर उसके बाद जब चुनाव हुआ तो उस चुनाव में हमने राजा रणजीत सिंह जूदेव को हरा दिया और हम तीसरी बार में जीत गए। अच्छा। फिर हम जो है उस क्षेत्र को हमने प्रतिनिधित्व किया और इसके बाद फिर हम पार्लियामेंट का चुनाव लड़े। अच्छा, कब? 2004 में। 2004 में पार्लियामेंट का चुनाव लड़े। पार्लियामेंट में भी हम झांसी ललितपुर सीट से जीते। इसके बाद हम पार्लियामेंट भी 2009 में लड़े, उसमें भी हम हार गए। फिर 14 में लड़े, उमा भारती जी हमारे खिलाफ लड़ रही थी, तो उसमें भी हम कुछ वोट से
हार गए। फिर इसके बाद राज्यसभा में हमारा सिलेक्शन हुआ, फिर उस राज्यसभा का चुनाव लड़ा, राज्यसभा में हम चुनाव जीत गए। हाँ, फिर राज्यसभा के मेंबर रहे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो ऐसे हम लोगों का सफर मतलब काफी लंबा समय रहा चुनाव का। अच्छा अच्छा। खूब हारे हैं, खूब जीते हैं। तो हार जीत तो चुनाव में लगी रहती है, आना जाना लगा रहता है, पक्ष का विपक्ष का। लेकिन बात अच्छी ये है कि हमने अपने नेता से सीखा है कि जीतने पे हम लोगों को कभी मतलब अहंकार नहीं हुआ, और हारने पे हम कभी मायूस नहीं हुए। हमने अगर आज चुनाव खत्म हो गया, हार भी गए, अगले दिन से नई पारी शुरू, अगले दिन से फिर हमने अपना काम शुरू कर दिया, आगे की तैयारी शुरू कर दी। हम लोग घर नहीं बैठे, ना हमने कभी और जीतने के बाद भी ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कोई अहंकार में काम किया है हो। ये हमारे क्षेत्र की जनता जानती है कि हर व्यक्ति की मदद करना, हर व्यक्ति को न्याय दिलाना, हर व्यक्ति को उनका अधिकार दिलाना, ये हम लोगों का संकल्प रहा है। और हम लोगों ने पूरा प्रयास किया पद पे रहते हुए, पद पे ना रहते हुए, लोगों की जैसे भी मदद कर पाई मदद करने का। जैसे कि पहले की राजनीति के बारे में अगर अपन देखें 10 से 15 साल पीछे और उससे पहले तक, और अभी की राजनीति के बारे में देखें, तो आपसी संबंधों में कहाँ परिवर्तन आया? कहते हैं कि पहले की जो राजनीति हुआ करती थी उसमें चाहे मंच पर एक दूसरे को गालियां चाहे दे दें, लेकिन जब एक दूसरे से मिलते थे तो गले मिलते थे। ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा। राजनीति को हमेशा एक खिलाड़ी की भावना की तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि इसमें व्यक्ति का विरोध नहीं होता है, इसमें पार्टी की नीतियों का विरोध होता है। हाँ, जब कोई पार्टी किसी अपने घोषणा पत्र को किसी तरीके से प्रस्तुत करती है, दूसरी पार्टी अपने घोषणा पत्र को दूसरे तरीके से प्रस्तुत करती है। अच्छा। तो जब नीतियों का विरोध है तो मंच पे जब बोला जाएगा तब पार्टी की नीतियों के खिलाफ बोला जाएगा। अच्छा। और पार्टी की नीतियों के जब खिलाफ बोलेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने को बेहतर बताएंगे। व्यक्ति का विरोध नहीं होता था। अच्छा, अच्छा। लेकिन अभी कुछ दिन से लोगों में व्यक्तिगत कटुता राजनीति में बढ़ी है, और वो केवल इसलिए बढ़ी है कि अब राजनीति को लोगों ने सेवा का धर्म ना मानते हुए राजनीति व्यक्तिगत लाभ के लिए लोग करते हैं। जब व्यक्तिगत लाभ के लिए लोग करते हैं तो उनके लाभ में जहां कटौती होती है ये आरोप के बाद, या जब आरोप लगाते हैं तो फिर जब व्यक्तिगत लाभ के लिए राजनीति करता तो व्यक्तिगत आरोप भी लगते हैं, और व्यक्तिगत आरोप लगते हैं तो कटुता बढ़ती है। हमने हमेशा ये प्रयास किया है अपने जीवन में कि राजनीति को व्यक्तिगत कटुता पूर्ण ना बना करके एक अच्छे खिलाड़ी की भावना से राजनीति को करने का प्रयास किया है। हमारा जितने राजनीतिक लोग हैं, हमारे खिलाफ बहुत लोग जब इतने चुनाव लड़े हैं, बहुत लोग चुनाव लड़े हैं, लेकिन हमारी किसी से इस तरीके की कटुता नहीं है, क्योंकि ना हमारी तरफ से कटुता होती है, ना हमारा व्यक्तिगत, जहाँ तक बात है कि कोई ऐसा भी नहीं है कि जो व्यक्तिगत रूप से हम लोगों के ऊपर भी आक्षेप करे, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा कुछ छोड़ा नहीं है अपने राजनीतिक जीवन में, ऐसा कुछ छोड़ा नहीं है कि उस को देख करके लोग हमारे ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप करें। हमने प्रयास किया है कि जनता की राजनीति को जनता की सेवा का माध्यम बनाया जाए और लोगों की मदद करने का काम किया जाए, लोगों का सहयोग करने का। अच्छा, तो हमने आपके जैसे कि हम जब पॉडकास्ट शूट करते हैं तो उससे पहले जिस इंसान का पॉडकास्ट लेते हैं तो उसकी कई सारी वीडियोस देखते हैं, उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो हमने देखा कि आप जब सदन में बोलते हैं, मतलब बोलते थे, तो एक धाकड़ नेता की छवि थी आपकी, जो कि अभी भी है, और एक शेर की तरह बोलते थे आप। तो कभी ऐसा हुआ जब आप नए नए पार्लियामेंट में गए पहली बार, दूसरी बार,
तो किसी पुराने और बड़े नेता की आपने विपक्ष में बोला, लेकिन बोलने का मन नहीं हुआ उनके सम्मान के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमने कहा कि मुद्दों के आधार पर जब कोई व्यक्ति पार्लियामेंट में, असेंबली में बोलता है, तो निश्चित रूप से जो सत्ता पक्ष के किसी व्यक्ति ने काम किया है उसको क्रिटिसाइज करते हैं। अच्छा। तो निश्चित रूप से सरकार की का क्रिटिसिज्म है। हाँ। तो सरकार के लोग भी उस क्रिटिसाइज को व्यक्तिगत विरोध नहीं मानते। अच्छा। अगर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पुराने लोग हैं, जो जिसमें आपने टिप्पणी की, जिसने क्रिटिसाइज किया, उसमें से कुछ बेहतर हो सकता है, तो उन्होंने अपने नीतियों में परिवर्तन करने का भी काम किया। जो जैसे जब पार्लियामेंट में बहस होती है, तो जिस मुद्दे पे बहस हो रही है, विपक्ष के लोग आरोप प्रत्यारोप भी करते हैं, विपक्ष के लोग उसमें संशोधन करने की भी बात करते हैं। जो वो प्रस्तावित करते हैं उसमें से कुछ संशोधन अगर बेहतर हैं, वो सत्ता पक्ष के लोगों के भी दिमाग में ये बात आ गई कि भाई ये चीज उस जो काम जो कोई योजना है, कोई प्रोग्राम है, सरकार की जो है कोई नीति है या कोई विधेयक है, उसमें विपक्ष का व्यक्ति कुछ उसमें संशोधन के लिए अच्छी बात कर रहा है, तो लोग उसको स्वीकार भी करते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और इसीलिए पार्लियामेंट में बहस होती है। लेकिन अभी कुछ समय से पार्लियामेंट में बहस भी कम होती है। जो आपने कहा कि कुछ लोग उसको व्यक्तिगत विरोध मानने लगे हैं कि हमने इस विधेयक को पेश किया है, तो इसमें अगर संशोधन करेंगे तो हमारी बेइज्जती होगी। ऐसा नहीं है। अभी जो पार्लियामेंट में बहस होती है, उस बहस में तो जो चीज निकल करके आती है, मंथन के बाद जो चीज निकल के आती है, वो उस योजना का या उस विधेयक का वो क्रीम होती है। और उसको एक्सेप्ट करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन आज की तारीख में कुछ लोग जो है इस बात को करने लगे कि भाई हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, बेहतर है, ठीक है, हम मान गए, लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी इज्जत का सवाल है। तो हम यही कहना चाहेंगे राजनीतिक लोगों से कि इसमें कहीं भी कोई प्रेस्टीज की बात नहीं। कोई उन्होंने भी विधेयक जो लाए हैं अपने लिए नहीं लाए हैं, इस देश के लोगों के लिए लाए हैं, आम जनता के हित की, उनकी भलाई के लिए लाए हैं। अगर उनकी भलाई में और बेहतरी अगर विपक्ष के लोग कोई सुझाव दे करके कर सकते हैं तो उन्हें स्वीकार करना चाहिए। हमारी लोगों से ये राय है। जैसे इतने समय में आपको, जैसे आप विपक्ष में हैं इतने वर्षों से, तो क्या कोई ऐसी नीति या ऐसी कोई योजना जो आपको गलत लगी हो, जो बीजेपी लाई हो इतने सालों में? बहुत सी बातें ऐसी हैं। देखिए, जो कानून बनते हैं उन कानून में हम चाहते हैं कि इस देश में अमन चैन रहे, देश में सब लोग मिलजुल करके रहें, देश में मिलजुल करके काम करें। जो भी देशवासी हो, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर अगर कहीं कुछ आपस में मतभेद होता है तो ऐसे मतभेदों से परहेज करना चाहिए और ऐसे मतभेदों को नहीं लाना चाहिए। जहाँ तक विधेयक की बात है, जैसे किसान कानून बने थे, विधेयक आए थे, तो उन विधेयकों में पार्लियामेंट में भी विरोध किया गया था, लेकिन बहुमत के आधार पर उनको पास कर लिया गया। विपक्ष को नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन किसानों की इतनी बड़ी ताकत थी कि उन्होंने उन कानूनों को वापस कराने का काम किया। अच्छा। वो कानून सरकार को वापस लेना पड़े। काफी लंबे समय धरने चले, आंदोलन चले और सरकार ने उनको वापस लिए। ऐसे बहुत से कानून बनते हैं जो हित में नहीं होते हैं, लेकिन सरकार चूंकि पावर में नहीं, जो सरकार है, अगर किसी ने वादा किया है, अपने मैनिफेस्टो में दिया है और उसको पूरा करने के लिए, मैनिफेस्टो को पूरा करने के लिए वो अपना कानून लाते हैं। विपक्ष अगर उस पर ऐतराज करता है तो नजरअंदाज कर देते हैं, नहीं सुनते हैं, या बहुमत के, क्योंकि आज पार्लियामेंट में भी संख्या बल के आधार पर निर्णय होता है। संख्या बल के आधार पर निर्णय। हाँ,
हमेशा सत्ता को ये प्रयास करना चाहिए कि कोई भी निर्णय सर्वसम्मत से हो, जिसमें सबकी राय हो। लेकिन सबकी राय ना हो करके आज की तारीख में तो बहुमत की राय मानी जाती है, क्योंकि अपोजिशन खिलाफ जाता है और सत्ता पक्ष दूसरी तरफ जाता है। बहुमत के आधार पर सारे विधेयक पास होते हैं। तो बहुत से चीजें ऐसी हैं कि जिनको सर्वसम्मत से लोगों की सहमति बना करके, लोगों को आपस में बात करके और विपक्ष के लोगों की अच्छी बातों को स्वीकार करके एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे कि यहाँ के देशवासियों के लिए हम बेहतरी के कानून बना सकें, उनकी खुशहाली। तो ये सब यूपी में ही हो रहा है या फिर पूरे केंद्र सरकार में भी ये सब हो रहा है? नहीं, वो तो किसी सरकार की बात नहीं है। देखिए, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे किसी भी प्रदेश की सरकार हो, ना इस प्रदेश की सही, जो सत्ता में है वो सत्ता का रोल करता है, जो अपोजिशन में है वो अपोजिशन का रोल करता है। तो वो हमारा कहना है कि जो उसकी गुण दोष के आधार पर निर्णय होना चाहिए, ना कि सत्ता और विपक्ष के आधार। अभी आपने ऐसे नीतियों योजनाओं की बात की, तो अभी कुछ समय पहले चिरगांव में किसी बात को लेकर विवाद वगैरह हुआ था, जिसमें सपा के नेताओं के ऊपर, इसमें आप भी थे, लाठीचार्ज वगैरह किया गया था और गलत आरोप भी लगाए गए थे और एफआईआर वगैरह भी हुई थी। ये मैटर क्या था? ये पंचायत चुनाव का दौर था। अच्छा। और यहाँ ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हो रहे थे। तो उधर जो है प्रयास ये था कि विपक्ष का कैंडिडेट उसमें नॉमिनेशन ना कर पाए। अच्छा। उसमें पुलिस मदद कर रही थी। अच्छा। तो उसी पे थोड़ा बहसाबाजी हुई थी और उसी पे लाठीचार्ज भी हुआ था। अच्छा। सारी चीज हुई थी और उसके बाद दोनों प्रत्याशियों के नामांकन भी दाखिल हो गए थे। तो उसमें जिद्दोजहद थी। अच्छा, तो उसमें प्रशासन क्या सरकार के साथ मिला हुआ था क्या? तो प्रशासन तो सरकार का होता ही है। अच्छा। आज की तारीख में तो प्रशासन जो है सरकार के इशारे पे काम करता है। अच्छा। जो सरकार कहेगी उसको, जैसे कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर, कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत, लेकिन आज की तारीख में लॉ पीछे रह गया, ऑर्डर चलता है। ऑर्डर चलता है, जो सत्ता में है उसका ऑर्डर चलता है और ऑर्डर के हिसाब से काम होता है। लॉ बाद में उसको जो है फॉर्मेलिटी पूरी कर ली जाती है, घुमा फिरा दिया जाता है उसे। आजकल तो बस जिसके हाथ में सत्ता है बस वही है, उसी का ऑर्डर है। बिल्कुल। अच्छा अच्छा। इतने वर्षों से यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, तो आने वाली जो समय है 2-4 साल, 4 साल, 5 साल जब चुनाव होंगे, तब किन मुद्दों को लेकर आप लोग चुनाव लड़ सकते हैं जिससे आप लोगों की जीत पक्की हो? देखिए, जीत तो इसलिए आगे आने वाले समय में लगती है कि अभी पार्लियामेंट का चुनाव हुआ। पार्लियामेंट के चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, उसने 80 में 44 सीटें हासिल की और 44 सीटों पे जो है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भारी मतों से जीते। और लगभग आधा दर्जन प्रत्याशी जिनकी हार 10,000 वोट के आसपास रही, आधा दर्जन प्रत्याशी उसमें भी चुनाव हारे हैं। तो आज की तारीख में जो लोग सत्ता में हैं उनके खिलाफ पूरे प्रदेश में माहौल है, क्योंकि वो जो है जिस तरीके से लोगों पे अन्याय अत्याचार करते हैं, वही हमने कहा कि लॉ ना मान करके केवल ऑर्डर की बात करते हैं। किसी के खिलाफ जो है मुकदमा चला दो, किसी के को पुलिस पकड़ के बंद कर देती है, किसी को गरीब को न्याय नहीं मिल पा रहा है। तमाम ऐसी परिस्थितियां हैं। दूसरा, जो संविधान में तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं गरीब कमजोर लोगों को, हरिजनों को, अल्पसंख्यकों को, या उनको जो आरक्षण दिया गया है, जो इज्जत सम्मान दिया गया है, उनको भी बदलने का जो साजिश हो रही थी उसका पर्दाफाश हो गया। अच्छा। क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने मंच से इस बात का ऐलान किया कि अगर सत्ता में आए तो जो है संविधान में परिवर्तन होगा, ये होगा। इस तरीके का माहौल बना और जो आज ज्वलंत मुद्दे थे, प्रदेश में बेरोजगारी जबरदस्त बढ़ रही है,
सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हम्म। महंगाई जबरदस्त बढ़ रही है, हम्म। सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हम्म। तमाम जो गरीब लोग हैं, परेशान हैं, हम्म। उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। हम्म। पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है, उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हम्म। तो इन मुद्दों पे जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे सरकार ध्यान नहीं देगी तो निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ माहौल बनेगा। हम्म। वो सरकार के खिलाफ माहौल बना हम्म। तो पार्लियामेंट में भी जीती, और मैं समझता हूँ कि अभी सरकार के खिलाफ और तेजी से माहौल बन रहा है। अच्छा। तो आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में आएगी। अच्छा, जैसे अभी क्या कहते हैं, इस वाले जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन था, तो क्या लगता है आपको इसमें अखिलेश यादव जी की वजह से इतनी सारी सीटें आई या फिर गठबंधन की वजह देखिए, से? गठबंधन माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जनाधार है, जो माननीय मुलायम सिंह यादव ने पैदा किया, हमने जिस तरीके से बताया संघर्ष करके। और माननीय अखिलेश यादव जी ने उसमें संगठन को मजबूत करके और उस जनाधार को जहाँ कायम रखा और तमाम जो और बिछड़े हुए लोग थे उनको जोड़ने का काम किया। अच्छा। तो वो जो है उसी वजह से कांग्रेस पार्टी का भी हमारे साथ साथ रहा, तो उसी वजह से हमारी भी सीटें आई। 7 सीटें कांग्रेस को भी मिल गई, जबकि उनका विधानसभा में एक एमएलए जीता था, लेकिन दोनों लोग मिल करके लड़े तो 7 पार्लियामेंट की सीटें वो भी जीते हैं और दोनों ने मिल करके बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। तो क्या अखिलेश जी के साथ में नाव पार करते हुए राहुल जी ने भी नाव नदी पार कर ली? नहीं, दोनों लोगों एक दूसरे के मदद में दोनों लोग खड़े रहे तो निश्चित रूप से एक पे 11 होते हैं। ताकत बढ़ी, दोनों लोगों की ताकत बढ़ी। अच्छा। और ताकत ने भाजपा को परास्त किया। अच्छा। ये 2016 में जब स्वर्गीय मुलायम सिंह जी थे उस समय तक, तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर अखिलेश जी में और मुलायम सिंह जी में विवाद चल रहा था, जो कि मंच पर तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। तो उस समय आपने मुलायम सिंह जी का समर्थन किया था या अखिलेश जी का? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई नोकझोंक चली, ऐसी बात नहीं है। वो कुछ जो है पॉलिटिकल लोगों की साजिश थी, वो प्रयास करते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माननीय मुलायम सिंह यादव ने अपना वारिस जो है अखिलेश यादव जी को बनाया, एक समय आया और जब वारिस बनाया तो जो उनके मुलायम सिंह जी के फॉलोअर थे उनने सबने अखिलेश जी का साथ दिया और उन्हीं के साथ थे हैं। क्या तो ऐसा भी आता है कि दोनों में से किसी एक को चुनना था, ऐसा समय भी आया? नहीं, ऐसा कभी समय नहीं आया। अच्छा। गलत कहते हैं लोग। अच्छा। ऐसा कभी समय, लोग साजिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा कभी सब बनावटी बातें थी, मतलब एक तरीके से। ऐसा समय नहीं है। अच्छा। जी। तो ये जो पार्टी में अभी जो बड़े बड़े फैसले होते हैं वो अखिलेश जी लेते हैं या फिर कौन लेता है? अखिलेश जी लेते हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के। अच्छा। वही सब फैसले लेते हैं। या फिर सर्वसम्मति से जो और भी बड़े बड़े नेता हैं, जहाँ जरूरत समझते हैं, जिसकी जरूरत समझते हैं, उससे राय भी लेते हैं। अच्छा। लेकिन फैसला तो उन्हीं का मान्य होगा, वो पार्टी के अध्यक्ष हैं तो उन्हीं का फैसला होगा। अच्छा। तो ये क्या कहते हैं, आजकल देखा जा रहा है कि योगी जी जो हैं हमारे यूपी के मुख्यमंत्री, तो उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला है, बुलडोजर का फॉर्मूला। क्या वो सही है? नहीं, देखिए, लोगों के घर तोड़ देते हैं बुलडोजर से। नहीं, ये देखिए, हम तो बिल्कुल इस बात को कहेंगे कि प्राइमा फेसी किसी के ऊपर आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन इसका निर्णय तो न्यायालय के द्वारा होता है। अच्छा। न्यायालय के निर्णय के बाद ही कोई इस तरीके की कार्रवाई होना चाहिए, उसके पहले कार्रवाई नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने कहा कि सत्ता में है तो कोई भी ऑर्डर है, ऑर्डर इज ऑर्डर। तो जो बड़े बड़े बाहुबली हैं उनके ऊपर अगर ये हो रहा है उनके साथ, तो इसमें कोई गलत चीज है या सही चीज है? नहीं, देखिए, बाहुबली आपने या किसने कैसे तय किया? किसी को बाहुबली कह दो,
अच्छा, बाहुबली आपराधिक कोई मामले अगर किसी के दर्ज हैं तो बाहुबली की कोई परिभाषा थोड़ी है। अच्छा। आप किसी को बाहुबली बना दीजिए, बाहुबली बना करके उसके खिलाफ कार्रवाई कर दीजिए, तो ये ठीक नहीं है। अच्छा, जैसे समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है वो ज्यादातर यादवों का और अल्पसंख्यकों का है, तो क्या ये इन्हीं दोनों की वजह से ये पार्टी चल रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा अच्छा नहीं है। अच्छा। मैं समझता हूँ समाजवादी आंदोलन में समाज का हर वर्ग, अच्छा डॉक्टर लोहिया के समय से चौधरी चरण सिंह, मुलायम सिंह यादव, इनके समय में समाज का हर वर्ग रहा। हमारे ब्राह्मणों से लेकर के और नीचे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स तक के लोग समाजवादी पार्टी में बेहतर तरीके से हैं। आज मैं समझता हूँ कि आधा दर्जन लोग शेड्यूल कास्ट के समाजवादी पार्टी से जीत करके पार्लियामेंट में हैं। अच्छा, तो ऐसा थोड़ी है, और क्या। अच्छा और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, और अपर कास्ट के लोग, हमारे लीडर अपोजिशन माता प्रसाद पांडे जी अपर कास्ट के व्यक्ति हैं। तो ऐसा नहीं है, ये तो कहने की बात, ये तो विपक्षी बात करते हैं। विपक्षी के पास कोई जब कोई आरोप प्रत्यारोप के लिए कोई मजबूत चीज नहीं होती तो यही बात करते हैं। ये बात सही है कि यादवों की तादाद ज्यादा है। अच्छा। और वो स्वाभाविक है जी। जब कोई किसी वर्ग का नेता जब खड़ा होता है और वो उस वर्ग के नेता के साथ, मैं समझता हूँ समाज का अधिकतर लोग समाज के जुड़ते हैं। हमारे माननीय अखिलेश यादव जी युवा नेता हैं और उनकी नीतियों से प्रभावित होकर के यादवों की ज्यादा तादाद जुड़ी है। लेकिन ऐसा कहना कि यादव है अकेले हैं, ये उचित नहीं है। वो तो समाज के हर वर्ग के लोग, समाजवादी पार्टी, हमारे जितने एमएलए हैं उनमें सब हर वर्ग के लोग हैं। अच्छा। मैं समझता हूँ कोई कम्युनिटी बाकी नहीं होगी जिस कम्युनिटी के लोग ना हो। अच्छा। तो ये उचित बात नहीं है। और जो सत्ता में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीजेपी से समाजवादी पार्टी में आ जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं समाजवादी पार्टी से बीजेपी में चले जाते हैं चुनाव के टाइम पर। अब देखिए, वो आया राम गया राम तो शुरू से चल रहा है। लोग, हमने कहा कि जो पद के लोलुप होते हैं, जो सत्ता के लोलुप होते हैं, वो अपना माहौल समझ के पार्टियां बदल देते हैं। वो पार्टी में नीतियों के साथ नहीं जुड़े होते हैं, उनके पार्टी के कार्यक्रमों के साथ नहीं जुड़े हुए होते हैं। वो केवल कुर्सी के साथ जुड़े हुए होते हैं। उन्हें कुर्सी उस तरफ दिखाई देगी, उस तरफ चले जाएंगे, इस तरफ दिखाई देगी, इस तरफ चले जाएंगे। तो उन लोगों को तो जो जाते हैं वो हमेशा जाते रहेंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, तो समाजवादी पार्टी यूपी के अलावा किसी अदर स्टेट में चुनाव क्यों नहीं लड़ती? नहीं, सब स्टेट में लड़ते हैं, हम अच्छा। मानते हैं, लेकिन कि हमारा दूसरे स्टेट में कम प्रभाव है। हाँ। हमने उतना ध्यान नहीं दे पाए हम लोग, लेकिन आगे ये प्रयास हो रहा है कि सभी प्रदेशों में संगठन तो है ही, लेकिन चुनाव में सभी प्रदेशों में हिस्सा लिया जाए। अच्छा। अभी जो जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है उसमें समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। अच्छा। अभी हरियाणा में चुनाव हो रहा है, उसमें चुनाव लड़ रही है। पहले मध्य प्रदेश राजस्थान में हुआ, वहां भी जो सफलता यूपी में देखने को मिली वो और कहीं देखने को हाँ, तो यूपी में संगठन हमारा मजबूत है। अच्छा। मूलतः पार्टी उत्तर प्रदेश की है, लेकिन हम सभी प्रदेशों में दौड़ रहे हैं। अच्छा अच्छा। आपकी कुछ समय पहले कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी जिसमें आपने तहसीलदार को आप धमका रहे थे, ऐसा मैं नहीं, ऐसा वीडियो में कहा गया, और 24 घंटे के भीतर ही उसका तबादला कर दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं था कि हम किसी को हड़का रहे हों। हमने केवल हमारे कार्यकर्ता के एक ट्रैक्टर को पकड़ने का काम किया था और वो तहसीलदार उनसे पैसे मांग रहा था। तब हमने वही बात कही थी। आप उसको गंभीरता से अगर सुनेंगे जी। तो उसमें हमने यही बात कही थी कि अभी आपको पैसे दे दिए जाएं तो लीगल हो जाएगा, पैसे नहीं दे रहे हैं तो लीगल है। तो ये उचित नहीं है। अच्छा। और फिर उसका ट्रांसफर हुआ तो जांच हुई उसकी, वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया। अच्छा। ट्रांसफर हो गया, क्या दिक्कत है? अच्छा, बड़ी जल्दी ये ट्रांसफर हुआ, बस 24 घंटे के भीतर। नहीं तो भ्रष्ट लोग जो होंगे उनके खिलाफ तो ऐसी ही कार्रवाई होना चाहिए। जी बिल्कुल, ये बात तो आप सही कह रहे हैं। और
आपकी राजनीतिक गुरु कौन है वैसे आपके अनुसार? नहीं, हमने तो बताया हमारा तो एक ही है, माननीय मुलायम सिंह यादव के अच्छा अच्छा, उन्हीं को आप राजनीतिक शुरू गुरु से मानते हैं? गुरु हैं, वही हमारे नेता हैं, वही सब कुछ है। अच्छा। इसी राजनीतिक पार्टियां परिवारवाद को लेकर क्या आपका मत है? देखिए, परिवारवाद, हम लोग परिवारवाद के हमेशा खिलाफ रहे हैं, हम लोगों ने हमेशा विरोध किया है, लेकिन परिवार में हमने कहा कि जिस तरीके से कि अगर राजनीतिक परिवार है तो निश्चित रूप से उसमें जो लोग भी हैं वो राजनीति में सक्रिय हों। जी। राजनीतिक परिवार उसको कहा जाए, परिवारवाद उसको कहा जाए कि जिसमें सरकार सत्ता में रहते हुए या पार्टी के उस पर रहते हुए हम तमाम लोगों को नॉमिनेट कर दें, लेकिन जो लोग जनता से बीच करके जनता के बीच से चुन करके आते हैं, उनको परिवार केवल परिवार के इतना ही कह सकते कि टिकट दे दिया, बाकी चुना तो जनता ने है जी। तो ऐसे जो जनता से चुन करके आते हैं उनको परिवारवाद की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। और ऐसा परिवारवाद तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के हर पार्टी में, हर प्रदेश में और हर क्षेत्र में है। क्योंकि जो पॉलिटिकल फैमिली होगी वो निश्चित रूप से आने वाले समय में राजनीति में ही हिस्सा लेंगे, और जब राजनीति सक्षम हो जाएंगे, राजनीति में हिस्सा लेंगे तो चुनाव लड़ेंगे तो जनता का निर्णय, परिवार को ही सपोर्ट करेंगे और ऊपर से ही नहीं, जनता का निर्णय है। अच्छा, जनता जो निर्णय करती है, जीतते भी हैं लोग, हारते भी हैं, उसमें क्या बात है। नहीं तो जैसे कांग्रेस पर एक प्रकार से दबाव था, राहुल गांधी जी पर दबाव था, तो उन्होंने अपने अध्यक्ष को चेंज किया, तो आने वाले वक्त में क्या समाजवादी पार्टियां भी ऐसा हो सकता है क्या कि अखिलेश यादव जी अपना पद राष्ट्रीय अध्यक्ष का किसी और को सौंप दें? नहीं भाई, ये पार्टी के लोकतंत्र का सवाल है। अच्छा। पार्टी में सदस्यता अभियान चलता है। हाँ। सदस्यता अभियान के बाद पार्टी के सदस्य मिलकर के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को चुनते हैं, प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनते हैं। तो जब जो पार्टी का मेंबर है और वो चुन रहा है तो बदलने की क्या बात है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो हमें इतना समय दिया, अपना कीमती समय दिया। नमस्कार। थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।